क्या होते हैं एक्ट, रेगुलेशंस या रूल्स या कोड या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है स्टूडेंट्स? इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। एक्ट एक ब्रॉडर टर्म है, लॉ उससे ब्रॉडर टर्म है, और कॉन्स्टिट्यूशन द बिगेस्ट ब्रॉडर टर्म है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, 1973 का आइन अक्सर आप सुनते होंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टूडेंट्स होती है वो होती है एक ब्रॉडर टर्म। कॉन्स्टिट्यूशंस में आपके सारे के सारे लॉज आते हैं। अब वो लॉ डिफरेंट आपके डिफरेंट एरियाज के लॉज होते हैं, यानी इन्वायरमेंट का लॉ है, और अकाउंट्स का है, टैक्सेशन का है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन का है, और जॉब्स का है, एम्प्लॉयमेंट्स का है, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है। इसके अलावा लेबर के लॉज हैं। ये सब कुछ अलग अलग एरियाज के फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज डिस्कस होते हैं। फिर उस लॉ में मोर स्पेसिफिक हम हो जाते हैं और एक्ट बनते हैं। लॉ के अंदर आपका एक्ट बनता है। एक्ट क्या है आपका? जैसे पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन का एक्ट बन गया है। अब उस एक्ट को अचीव करने के लिए डिफरेंट रेगुलेशंस बनते हैं, कि उस एक्ट के अंदर जो है सब हेडिंग्स जो होती हैं वो रेगुलेशंस की होती हैं। एक्ट के अंदर सब हेडिंग्स जो होती हैं वो आपकी रेगुलेशंस की होती हैं। मतलब आप एनवायरनमेंट तो बहुत बड़ा है ना, तो इन्वायरमेंट के एक एक कंपोनेंट के ऊपर रेगुलेशंस बने, यानी अगर इसको इस तरह ले लें कि सॉइल की प्रोटेक्शन के लिए अलग रेगुलेशंस है, एग्रीकल्चर के लिए अलग है, तो इसके अलावा इंडस्ट्रीज के लिए पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो अलग डिस्कस, उसके लिए अलग रेगुलेशंस हैं। इस तरह हर कंपोनेंट का, हर एरिया का, इन्वायरमेंट में भी डिफरेंट एरियाज हैं, स्पीशीज है, जानवरों के हवाले से अलग रेगुलेशन है, प्लांट्स के हवाले से अलग रेगुलेशंस है। तो इस तरह रेगुलेशंस बनते हैं। फिर उसके अंदर भी एक रेगुलेशन के अंदर भी रूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटा यूनिट है वो रूल्स है। रूल बहुत स्पेसिफिक होता है, यानी अच्छा देखें, इसको ऐसे समझ लें कि अभी जो एक रूल आया है कि आपने क्या करना है, अगर आप किसी को पब्लिकली कचरा फेंकते हुए देखा गया तो फाइन लगेगा, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक है। अब हम यहाँ, हमारा यहाँ पर रेगुलेशंस क्या है? सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करना। अब सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने का एक रूल क्या है कि कचरा पब्लिकली बाहर रोडों पर नहीं फेंकना। फिर इसके अलावा और भी इसी हवाले से जो रूल होंगे वो अलग अलग सारे रूल मिलकर क्या बनाएंगे? रेगुलेशंस। बहुत सारे इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस मिलकर क्या बनाएंगे? एक्ट। और बहुत सारे एक्ट इन्वायरमेंट के मिलकर क्या बनाएंगे? लॉ। और डिफरेंट लॉज मिलकर, बहुत मुल्क में बेतहाशा काम हो रहे हैं, बेतहाशा टॉपिक्स हैं, वो तमाम के तमाम जो लॉज के टॉपिक्स हैं वो सब मिलकर पूरे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। अब ये ऑर्डिनेंस क्या है, बिल क्या है, लॉ और एक्ट तो आपको समझ में आ गया। बिल और ऑर्डिनेंस में आपको अभी बताती हूँ। देखें, एन एक्ट क्या है? एन एक्ट इज लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से जो बिल, ये बिल जो है ना, ये बिल या मुसव्वदा या ड्राफ्ट, ये जब बिल एक पास हो जाएगा पार्लियामेंट से, वो एक्ट कहलाता है। Acts not including schedules to acts can only be amended by another act of parliament। और इसके ऊपर जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट का है, उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहे वो पार्लियामेंट से पास करवानी पड़ती है। एक्ट सेट आउट द ब्रॉडर लीगल पॉलिसी प्रिंसिपल। एक्ट्स जो है वो एक ब्रॉडर लीगल पॉलिसी देते हैं, प्रिंसिपल बहुत सारे देते हैं, ब्रॉडर लेवल पर देते हैं। उसके अंदर, एक्ट्स के अंदर आपके रेगुलेशंस होते हैं, एक्ट्स के अंदर आपके रूल्स होते हैं, कोड्स होते हैं, ठीक है। एंड आर कॉमनली नोन एज सब्सिडरी लेजिस्लेशन कहलाती है। एक्ट तो लेजिस्लेशन है, लेकिन उसके अंदर जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, कोड्स हैं, ये सब क्या है? सब्सिडरी लेजिस्लेशन कहलाती है। और ये रेगुलेशंस क्या है? दीज आर द गाइडलाइंस दैट
dictate how the provisions of the acts are applied. ठीक है, एक्ट अप्लाई कैसे होगा? इन रेगुलेशंस के जरिए होगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, जो बिल पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ लेकिन प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, पास कर दिया बिल को, तो वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। यानी अभी पार्लियामेंट इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं हुई है, पार्लियामेंट से वो साइन नहीं हुआ है, सिर्फ प्रेसिडेंट से साइन हुआ है, तो वो ऑर्डिनेंस कहलाएगा। लेकिन जो बिल पार्लियामेंट से भी पास हो गया हो और प्रेसिडेंट से भी पास हो गया हो, वो एक्ट कहलाता है। ठीक है, एक्ट जो है वो मजबूत होता है ज्यादा, ऑर्डिनेंस इतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि इसमें सारे पार्लियामेंटेरियन के जो मेंबर हैं उनके दस्तखत नहीं होते, उनकी जो है वो अग्रीमेंट उसके ऊपर नहीं होता, वो सिर्फ सदर का होता है ऑर्डिनेंस में। लेकिन जब वो बिल सदर भी पास कर दे और पूरी की पूरी पार्लियामेंट पास कर दे, तो फिर वो आपका एक्ट कहलाता है। Legislation is law which has been promulgated by the legislator or other governing body or the process of made। ठीक है, ये वही बात हो गई, legislator जो है आपके, वो आपके यही parliamentarians हैं। Before an item of legislation becomes law, ठीक है, it may be known as bill and may be broadly referred to as legislation। अभी जो है वो पास नहीं हुआ है तो वो बिल कहलाएगा। Legislation is a directive proposed by a legislative body, while a regulation is a specific requirement within legislation। ठीक है, legislation एक broader चीज है और regulation एक specific चीज है उस पूरी legislation का अंदर। यानी एक legislation एक पूरा बड़ा सा पेज है और regulation उसका एक पॉइंट है। Legislation is broader and more general, while regulation is specific and details how legislation is enforced। इसको समझने की कोशिश करें। लेजिस्लेशन ब्रॉडर टर्म है और मोर जनरल, यानी लेजिस्लेशन ये है कि भाई डू नॉट हार्म एनवायरमेंट, ये एक बड़ी सी मोटी मोटी बात आ गई, डू नॉट हार्म एनवायरमेंट, लेजिस्लेशन ये है। लेकिन कैसे कैसे डू नॉट हार्म एनवायरमेंट, क्या नहीं करना, वो रेगुलेशन बताएगी कि भाई कचरा नहीं फेंकना, भाई पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कि दरख्त नहीं काटना, ये स्पेसिफिक बात है और वो रेगुलेशंस में आएंगी। लेजिस्लेशन में भी प्रपोज बाय अ हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट हो गया या गवर्नर हो गया, while regulations are simply enforcement by regulators and head of state doesn't interfere। भाई हेड ऑफ स्टेट ने तो बड़ी बड़ी बातें बता दी कि मुझे ये चीज चाहिए, कि मुझे इन्वायरमेंट सही चाहिए। अब जो है वो टीम मेंबर्स जो हैं उसके अंदर बैठ के वो जो है वो पॉइंट्स बनाते रहेंगे, वो रेगुलेशंस बनाते रहेंगे, एक्सपर्ट्स की मदद लेकर, जो एक्सपर्ट्स एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स है उनकी मदद से डिफरेंट रेगुलेशंस जो है, डिफरेंट रूल्स हैं वो बनाएंगे, तो फिर लेजिस्लेशन इस तरह तैयार होता है। लेजिस्लेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंटरनली जनरेटेड विद इन अ कंट्रीज गवर्नमेंट। लेजिस्लेशन जाहिर है किसी मुल्क के अंदर, वो मुल्क जो है वो पार्लियामेंट बना रही है, हुकूमत बना रही है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान का लेजिस्लेशन इंडिया नहीं बना रहा, पाकिस्तान का लेजिस्लेशन अफगानिस्तान नहीं बना रहा, ठीक है, पाकिस्तान नहीं बना रहा, पाकिस्तान गवर्नमेंट बना रही है। while regulations may be internally or externally generated, especially pertaining to certain industry। लेकिन ये जो रेगुलेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये हम डिफरेंट कंट्रीज से मुतासिर होकर भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है, यानी डिफरेंट कंट्रीज में जो चल रहा है हम भी उसको ही फॉलो करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंडस्ट्री कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसका ताल्लुक इंटरनेशनली बाहर की दुनिया से भी है ना, तो जो बाहर की दुनिया करेगी वो बाहर से इन्फोर्स करा सकती है, अपनी प्रोडक्ट इनकी यहाँ चल रही है उसके ऊपर इन्फोर्समेंट करा सकती है कि भाई ये रेगुलेशन है, आपको अपनी कंपनी में ये फॉलो करवाना होगा, होगी वो पाकिस्तान में, लेकिन क्या है कि एक्सटर्नली चला रहे हैं लोग उसको।
इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉज क्या होते हैं? तो जो लॉज हमारे पास होते हैं वो हार्ड लॉज होते हैं, वो हमने फॉलो करने होते हैं। लेकिन ये हार्ड लॉज जो हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो हैं आपके, ये तमाम के तमाम बनते किस पर, इनकी बैकबोन क्या होती है, इनकी कंस्ट्रक्शन किस पे होती है? तो स्टूडेंट्स, ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स जो आपके बनते हैं वो इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉज के ऊपर बनते हैं। यानी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कुछ लॉज बनाए जाते हैं। हमने क्या करना होता है अपनी कंट्री में, उन्हीं को बेसिस बनाकर हमें अपनी कंट्री में उसको, उस लॉ को स्ट्रक्चर देना होता है। यानी मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझ लें, इंटरनेशनली जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें क्या बातें की जाती है कि भाई डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी है, ठीक है? तो ये इन्होंने एक सॉफ्ट लॉ दे दिया कि डिफॉरेस्टेशन बुरी है एनवायरनमेंट के लिए, उसको रोकना है। अब फिर अगर हम पाकिस्तान के में आ जाएं और उसकी बात करें कि उसके हवाले से हमारे पास क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो हम उस डिफॉरेस्टेशन की बेसिस पर जो है हार्ड एंड फास्ट रूल्स बनाते हैं कि डिफॉरेस्टेशन अगर की तो ये होगा और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर एक ट्री लगा रहे हो तो दो, एक ट्री अगर यूज़ कर रहे हैं तो दो और लगाएं, एक्सेट्रा। वो बात की बात है। लेकिन ये बुनियाद कहाँ से आई? ये इंटरनेशनल फोरम पे जो डिस्कशन होती है, इंटरनेशनल फोरम पे जो सॉफ्ट लॉज बनते हैं, जो प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल फोरम्स पे डिस्कस होते हैं, मीटिंग्स में या सेमिनार्स में जो डिस्कशन होती है, उसके ऊपर फिर जो है हर कंट्री में लॉज की रेगुलेशन या लॉज या लेजिस्लेशन बनाई जाती है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है स्टूडेंट, ये बहुत अहमियत की हामिल होती है हर लिहाज से। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो है दुनिया के बेशतर शोबों के हवाले से की जाती है। यानी इन्वायरमेंट की तो बहुत इन्वायरमेंट की तो बहुत देर से जो है वो शुरू हुई थी। इन्वायरमेंट से पहले और अभी भी जो है बहुत सारे डिफरेंट शोबे हैं, जैसे ट्रेड है, अकाउंट्स है, फाइनेंसिंग है, और बिजनेस, डिफरेंट बिजनेस है, फूड इंडस्ट्री है, और जो आपकी टूरिज्म है, ये तमाम इंडस्ट्रीज हैं। इन तमाम चीज़ों पर तो दुनिया भर में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है लोग जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और उसके ऊपर चीज़ों को सेट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट के हवाले से जो इस तरह की कामयाब या कहने कोई सोफिस्टिकेटेड जो सेमिनार हुआ या मीटिंग हुई, वो हुई स्वीडन में 1972 में। सबसे पहले स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कहलाती है, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुई। तो उसमें इन्वायरमेंट के ऊपर बात की गई पहली दफ़ा दुनिया में, ठीक है, कि भाई इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो गया है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो द टर्म सॉफ्ट लॉ इज यूज टू डिनोट अग्रीमेंट्स, प्रिंसिपल्स एंड डिक्लेरेशंस। ये सॉफ्ट लॉज में आपके इंटरनेशनली एग्रीमेंट्स आते हैं, मुआहदे आते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जो उन मुआहदों में तय किए गए होते हैं, कुछ डिक्लेरेशंस आती है that are not legally binding। लीगल नहीं होता, लीगल नहीं है, लेकिन अगर हम इन इंटरनेशनल फॉरम्स पर जाते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद है। Soft laws instruments are predominantly found in the international sphere, ठीक है, ये इंटरनेशनल स्फेयर पर होता है और इसमें मोर देन 100 कंट्रीज जो है वो शामिल होती हैं, बहुत सारे सिग्नेटरीज होते हैं। जो कंट्री इसका पार्ट बनती है मेंबर कहलाती है, और जो कंट्री इन अग्रीमेंट्स पे मान जाती हैं, अग्रीमेंट को साइन कर लेती हैं, प्रिंसिपल को मानने की जो है यकीन दहानी करवाती हैं, वो सिग्नेटरी कहलाती हैं कि साइन कर चुकी हैं। तो पाकिस्तान ऐसे बहुत से मुआहदों का सिग्नेटरी है, बहुत से मुआहदों में पाकिस्तान शामिल है। यानी इन्वायरमेंट की जो भी यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के हवाले से, पाकिस्तान उसमें जो है वो शमूलियत भी करता है, प्रेजेंटेशंस भी देता है और अग्रीमेंट में अग्री भी कर आता है, सिग्नेटरी बनकर आता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं। हम इन्वायरमेंट को अच्छा करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स फिर बनाना शुरू करते हैं, तो हमारी जो ट्रेड भी हमारी बढ़ती है, एक्सपोर्ट बढ़ती है हमारी। लोग देखते हैं कि भाई हाँ, ये फला इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है, सिग्नेटरी है, क्लीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कम कर रहा है, वगैरह वगैरह।
तो फिर उनसे लोग माल या जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं वो खरीदते हैं। The design and application of modern environmental law have been shaped by a set of principles and concepts। ठीक है, तो फिर ये जो लॉज बनते हैं वो किससे शेप हुए हुए होते हैं? इन्हीं प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जो उन कॉन्फ्रेंसेस में, उन सेमिनार्स में, उन वर्कशॉप्स में, उन मीटिंग्स में डिस्कस होते हैं ना प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, उसी के ऊपर आपका इन्वायरमेंटल लॉ बनता है कंट्री का। तो इसमें जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में हुई, वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982 में फिर हुआ। ये इसके अलावा भी और होती रही हैं, लेकिन ये जो है बड़ी बड़ी डिक्लेरेशन है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत बेहतरी आई। द रियो डिक्लेरेशन 1992 रियो में हुई। इसके अलावा मल्टीपल समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी अभी भी जो है आपकी कोप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस में जो हुई, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हम शुरू का डिस्कस कर रहे हैं जिसने इन्वायरमेंट में रेगुलेशंस बनाने के ऊपर जो जोर दिया ना, इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था इन्वायरमेंट के रेगुलेशंस। तो फिर यहाँ से फिर शुरू हुआ इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना। द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंट कौन सी? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। तो 1972 United Nations Conference on the Environment in Stockholm was the first world conference to make the environment a major issue। environment को major issue कहा गया, वरना इससे पहले तो environment को लिया ही नहीं जाता था किसी खातिर में। The participants adopted a series of principles। ये participants कौन है? ये countries हैं। The participants adopted a series of principles for sound management of the environment। ठीक है, environment की बेहतरी के लिए उन्होंने प्रिंसिपल पर हामी भर ली। The Stockholm Declaration which contained 26 principles, इस डिक्लेरेशन में 26 प्रिंसिपल्स बनाए गए environment की बेहतरी के लिए। Placed environmental issues at the forefront of international concerns and marked the start of a dialogue between industrialized and developing countries on the link between economic growth, the pollution of the air, water and oceans and the well-being of people around the world। ये 26 प्रिंसिपल किस चीज़ पर बेस्ड थे कि भाई इंडस्ट्रियलाइज्ड जो नेशन है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके दरमियान जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ भी बढ़े और उनके दरमियान तिजारत भी बढ़े और उनके दरमियान और उन कंट्रीज में खुद भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पॉल्यूशन ऑफ द एयर कम हो, वाटर की पॉल्यूशन कम हो, ओशियंस की पॉल्यूशन कम हो और लोगों की खुशहाली के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए। The action plan contained 3 main categories: global environmental assessment program, ठीक है, environmental management activities और international measures to support assessment and management activities carried out at a national and international level। In addition, these categories were broken into 109 recommendations। ठीक है, 26 प्रिंसिपल तो थे, इसके अलावा क्या ये तमाम जो ABC हमने यहाँ डिस्कस किया इनकी बेहतरी के लिए भी रिकमेंडेशंस दी गई।